हेलो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री कर चुके थे, पॉलिटी कर चुके थे। ये हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का। ये कब का क्वेश्चन है? ये 9/12/2023 वाला क्वेश्चन है। इसका हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है। इसका कट ऑफ उस समय रहा था 75 था। अब हम लोग ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है 111 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिण अक्षांश है? सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिण अक्षांश मतलब मान लिया ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, तो ये पूर्वी सबसे पूर्वी देशांतर मतलब ये खड़ा को देशांतर कहा जाता है और इस तरह लेटा हुआ को अक्षांश कहा जाता है। तो सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिण वाला अक्षांश का पूछा जा रहा है, मतलब इसका पूछा जा रहा है। और सबसे दक्षिण अक्षांश मतलब इसका पूछा जा रहा है। तो हम ये कितने डिग्री पर है ये बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ए है 98 डिग्री 15 मिनट। ये जो है डॉट के जैसा ये दिया हुआ इस तरह, वो उसको मिनट कहते हैं और दो रहा तो घंटा। तो 98 डिग्री 15 मिनट ईस्ट और 9 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। ए वाला बी 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। सी वाला 97 डिग्री 15 मिनट ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। उपरोक्त में से एक से अधिक और इसमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा आप लोग भी दीजिए, फिर हम जो बोलेंगे वो देखना है, तो थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं फोन नंबर की तरह। 9725 से लेके, देखिए जैसे ये हुआ, एक और बताते हैं ट्रिक। जैसे ये पृथ्वी हुआ, तो ये सबसे पश्चिम वाला देशांतर, ये सबसे पूर्वी वाला देशांतर, और सबसे दक्षिण अक्षांश और सबसे उत्तरी अक्षांश। तो ये 600, इधर है 687, 687, 687 लेके 9725, 9725। ये फोन नंबर की तरह याद कर सकते हैं आप। और ये देशांतर का है, सबसे दक्षिण अक्षांश है। सबसे दक्षिण अक्षांश ये मुख्य भूमि वाला, जैसे ये इंडिया है तो मुख्य भूमि यहाँ पर खत्म होती है। तो ये वाला अक्षांश सबसे क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट मतलब 84। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। ये बी वाला इसका आंसर होगा। इसका बी वाला आंसर होगा। 9725 से लेके, मतलब ये फोन नंबर की तरह 8 डिग्री 4 मिनट मतलब 84 लेके 376। जैसे 84 यहाँ हुआ, ये यहाँ पर 84 और 376 ऊपर। 376 पूरा नहीं है, 376 ये 37 डिग्री 6 मिनट है। तो इसको फोन की तरह 376 बोल सकते हैं ऐसे याद करने के लिए। और यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट मतलब 84 से लेके 376 तक। 84 से 376 अक्षांश, नीचे 84 से लेके 376। और इधर पूरी लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर यहाँ 687 से लेके 687 से लेके 9725, 9725 मतलब ये 97 डिग्री 25 मिनट है। इधर 68 डिग्री 7 मिनट है। तो इसको फोन नंबर की तरह 68, ये 687 से लेकर 9725 याद कर सकते हैं। इधर 84 से लेकर 376। और सबसे मुख्य सब द्वीप मिला के, अगर ये हुआ मुख्य भूमि का, अगर द्वीप जैसे इधर द्वीप है, इधर द्वीप है, अच्छा ये लक्षद्वीप, इधर ये है अंडमान निकोबार। तो इधर वाला हम लोग ये मिला के अगर बोला जाए तो इसका है 6 डिग्री 45 सेकेंड, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट इसका है, अगर द्वीप को मिला के जोड़े तो। अगर मुख्य भूमि का तो 884 मतलब 8 डिग्री 4 मिनट। बस ये शायद पूरा समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 112, 112 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही बताना है। भारत का भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बी वाला, भारत की स्थल सीमा 15,200 किमी है। किमी मतलब किलोमीटर। सी, भारत की मानक मध्यान्ह रेखा 82 डिग्री 45 सेकेंड है, 45 डिग्री ईस्ट है। डी में एक से अधिक है, ई में कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 112 का डी।
112 का आंसर डी होगा। कैसे? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, ऐसे याद कर सकते हैं, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 3287 3287 3287 263 है। 3287 263 ये भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3287 263 भारत का क्षेत्रफल। फोन नंबर की तरह याद कर लेना है। 3287 263 भारत का क्षेत्रफल कितना? 3287 263 स्क्वायर किलोमीटर। इसका 3287 263 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल भारत का है। अगर विश्व में इसका कितना परसेंट है? विश्व में भारत का परसेंट है 2.42 और क्षेत्रफल में 7वां नंबर है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में, मतलब क्षेत्रफल इसके पास कितना एरिया है उसके हिसाब से भारत 7वें नंबर पे है। और 7वें नंबर पे कितना परसेंट पूछता है? 2.42। 3287 263 में से 3287 263 कितना परसेंट है विश्व का? 2.42 याद रखना है। अब इसका आंसर तो डी है, ये तो एक से अधिक। इसका अब लोग देखते हैं इसका मध्याह्न रेखा, जैसे ये भारत ये है, तो ये मध्याह्न देशांतर जो भारत के बीचों बीच से गुजरता है उसका है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री ये 5 राज्य से गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन है? इसको मानक समय बोला जाता है। ये 5 राज्य है, एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं, अगर शुरू का वर्ड के हिसाब से शॉर्ट बनाया जाए तो UMOCA, मतलब यू से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। CA बोल सकते हैं, CA उत्तर प्रदेश MOCA, उत्तर प्रदेश MOCA बोल सकते हैं, ये शॉर्टकट। कौन कौन राज्य है भारत में? 5 राज्य से गुजरता है। ये खड़ा जो है ये 5 राज्य से गुजरता है, इसको देशांतर बोलते हैं। इसको भारत के बीचों बीच से गुजरता है, इसलिए इसको मानक समय माना गया है। इसी से टाइम जोन निकाला जाता है भारत का। कौन कौन राज्य याद कर लीजिए हाथ पे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, ये सही है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा का मतलब भारत इधर जैसे ये समुंदर है, इधर भी समुंदर है, ये छोड़ के ये तट की रेखा हुआ। मुख्य सीमा जहां जहां से देश सटा हुआ है, ये सब मुख्य सीमा से इधर 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 जो सटा हुआ है वो उसका मुख्य सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। और तट सीमा की लंबाई, तट सीमा की लंबाई सिर्फ अगर द्वीप छोड़ के देखा जाए तो द्वीप छोड़ के तट सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। अगर द्वीप समेत जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है उसको अगर भी जोड़ा जाए तो उसे 7,516.6 किलोमीटर होगा। कितना? द्वीप समेत कितना होगा? 7,516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 213 नंबर। अगला क्वेश्चन 213 नंबर क्या कहता है? 213 नंबर क्या कहता है देखते हैं। भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत की लंबाई चौड़ाई की दृष्टि से कौन सा सही है? एक में दिया गया लंबाई ए में 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। बी में दिया गया 3250 किलोमीटर, चौड़ाई 2950 किलोमीटर। सी में 2933 किलोमीटर और चौड़ाई 3214 किलोमीटर। डी वाला एक से अधिक और ई वाला इसमें से कोई नहीं। ई वाला दिखाई नहीं दे रहा, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग पहले दीजिए। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। भारत की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। लंबाई 3214 किलोमीटर, चौड़ाई 2933 किलोमीटर। भारत की लंबाई 3214, याद रखना एकदम मुंह पर। 3214 2933, 3214 2933, 3214 2933। ऐसे भी याद कर सकते हैं, आधा आधा बांट देना है। 3214 2933, 20 से आधा कर दिया, 4 4 हो गया दोनों तरफ। 3214 2933 एक में लंबाई चौड़ाई दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन 114 नंबर वाला। 114 नंबर वाला क्वेश्चन 114 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर वाला क्या कहता है क्वेश्चन, ये देखते हैं। मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदान पट्टी है।
भारत का पूर्वी तट बोल रहा है। पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदान पट्टी है। बी वाला कहता है गोवा के दक्षिण में पश्चिम तट की पट्टी है। सी वाला मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है। डी वाला उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई वाला इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? 114 नंबर वाला डी होगा इसका आंसर, क्योंकि इससे एक से अधिक आंसर सही है। भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, ये सही है। और मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में, ये भी सही है, क्योंकि गोवा से केरला भी ले लेता है, तमिलनाडु तक मालाबार तट है, ये जैसे भारत है। इसका मालाबार तट कोंकण से लेके यहाँ केरल से थोड़ा सा तमिलनाडु तक, इसको मालाबार तट कहते हैं। इसको मालाबार तट कहते हैं। इधर वाले को यहाँ से उड़ीसा के आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक, इसको कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोंकण तट। गुजरात के गोवा तट, गुजरात के गोवा तक का तटीय मैदान कोंकण तट कहलाता है। गुजरात से गोवा तक, जैसे यहाँ गुजरात यहाँ है, गुजरात से गोवा तक, यहाँ तक, इसको कोंकण तट कहता है। इसको इतने दूर को कोंकण तट कहा जाता है। और कृष्णा और गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक, कृष्णा गोदावरी से कन्याकुमारी, कृष्णा गोदावरी किधर है? इधर है गोदावरी। कृष्णा गोदावरी से लेके कृष्णा से लेके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ है? केरल का, तमिलनाडु का लास्ट, वो केरला है। आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी तक विस्तृत आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक, तमिलनाडु के तटीय मैदानों को कोरोमंडल तट कहता है। इधर कोरोमंडल तट है, कोंकण तट इधर। गुजरात से गोवा तक, गुजरात से गोवा तक कोंकण तट, और आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश यहाँ से तमिलनाडु तक किसी कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं आंसर। इसका आंसर डी होगा, एक से अधिक, वो तो देख लिए। अब 100, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कहता है, देखते हैं। ये दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। बी कहता है ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच से गुजर रही है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। इसमें कौन कौन सही है? ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बह रही है, और नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच से गुजर रही है, ये सही है। जैसे ये भारत का नक्शा, प्रायद्वीप वाला भारत का नक्शा है, समझने के लिए देखते हैं। सतपुड़ा यहाँ पर, सतपुड़ा श्रेणी, और विंध्य पर्वत ऊपर, इसके बीच से बह रहा है रिवर नर्मदा। ये उत्तर में है सतपुड़ा के, इसलिए यहाँ ए वाले में दक्षिण कहा गया है, इसलिए ए वाला गलत हो गया। अब देखते हैं ताप्ती नदी का ऑप्शन को। ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, और ताप्ती नदी ये बीच में सतपुड़ा है, ऊपर में नर्मदा, ताप्ती नदी यहाँ बह रही है, ये नीचे वाले में। और नर्मदा नदी जो है वो प्रायद्वीप भारत जो होता है, प्रायद्वीप भारत ये है विंध्य के नीचे। जैसे ये विंध्य पर्वत है, उसके पूरा नीचे जितना भी है उसको प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। और इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर। तो ये नर्मदा नदी जो बहती है, ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी तो ये है, गंगा है, लेकिन प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, मतलब अरब सागर में गिरती है इधर पश्चिम की तरफ। यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। और ये बी वाला ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के मुहाने पर सूरत शहर बसा हुआ। सूरत गुजरात वाला सूरत, गुजरात में एक शहर है जिसका नाम सूरत है, उसके वो ताप्ती नदी के मुहाने पर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। 116 नंबर वाला, 116 नंबर वाला क्वेश्चन कहता है, 116 नंबर वाला, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है। सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहा जाता है, ये बोला जा रहा है। सिंधु और सतलज, जैसे ये हिमालय बना दिया,
और सिंधु यहाँ और सतलज यहाँ, ये दोनों के बीच के क्या कहा जाता है? इसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए वाला। इसका आंसर फिर से देखते हैं, सिंधु और सतलज नदी के बीच 116 नंबर फिर से देखते हैं। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है ए कश्मीर हिमालय, बी कश्मीर और हिमाचल हिमालय, सी पंजाब हिमालय, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई वाला इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा पंजाब हिमालय, क्योंकि जैसे देख लीजिए हिमालय इस तरह है पश्चिम से पूरब, ये सिंधु नदी यहाँ है, ये सिंधु है, इस सिंधु नदी, यहाँ लास्ट अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, ये लिख लीजिए। और फिर यहाँ सतलज नदी, ये सतलज नदी है, ये सतलज नदी यहाँ, फिर यहाँ काली नदी, ये काली नदी, यहाँ तिस्ता नदी, टी लिख लीजिए इसका। अब देखिए इसको अच्छे से समझते हैं कि आने वाला क्वेश्चन, इससे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो सिंधु से सतलज, ये सिंधु से सतलज के बीच को क्या कहते हैं? कौन हिमालय कहते हैं? इसको पंजाब हिमालय कहते हैं। और सतलज से काली, ये सतलज से काली नदी के बीच, सतलज नदी ये और काली नदी ये दोनों के बीच को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय, क्योंकि ये उत्तराखंड में है ज्यादातर, इसलिए यहाँ कुमायूं हिमालय इसको कहा जाता है। और फिर काली नदी से तीस्ता नदी के बीच, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। काली से तीस्ता, ये काली और यहाँ से तीस्ता के क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। इसका ज्यादातर भाग नेपाल में है इसलिए। और तीस्ता से दिहांग नदी के बीच को क्या कहते हैं? तीस्ता से दिहांग नदी के बीच को हिमालय को क्या कहते हैं? आसाम हिमालय, क्योंकि ये ज्यादातर पूरा आसाम में है, इसको आसाम हिमालय कहते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ? एस एस के टी डी, एस के टी डी, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग। सतलज से सिंधु, सिंधु से सतलज या सतलज से सिंधु, कुछ ही बोलिए। इसके बीच को पंजाब हिमालय, और सतलज से काली नदी के बीच को कुमायूं हिमालय, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच को नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग नदी के बीच को क्या कहते हैं? आसाम हिमालय। ये क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर तो सी होगा, पंजाब हिमालय। या फिर सिंधु से सतलज नदी का पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर मतलब ये गलत हो जाता है बार बार, ये पंजाब हिमालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 117 नंबर वाला है। 100 वाला देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी है? ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा निवासित मतलब वहां लोग रहता है उस द्वीप पर। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है माजुली, ऑप्शन ए माजुली, बी महरौली, सी देवलीपुर, सी डी में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 117 वाले का? इसका आंसर होगा माजुली। ब्रह्मपुत्र नदी में एक जैसे समुद्र में टापू होता है, जैसे मालदीव आइलैंड है, हमारा अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप आइलैंड है, उसी तरह ब्रह्मपुत्र में एक आइलैंड है जिसको नदी द्वीप कहते हैं। उसमें एक जगह है जिसमें लोग वहां पर रहते हैं, उसी द्वीप को माजुली द्वीप कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। अब आगे अगला 118 नंबर वाला क्वेश्चन, 118 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 118 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ए सांबर झील, बी पुलिकट झील, सी चिल्का झील, डी उपरोक्त में से एक से अधिक और इसमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा इसका? इसमें कौन सा भारत का सबसे बड़े खारे पानी की झील है? इसका आंसर होगा सी चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मतलब नमकीन झील है। ये सबसे, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है यार। ये एक लैगून झील है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, जो तमिलनाडु के सीमा पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर पुलिकट झील है, ये भी एक लैगून झील है। और सांबर झील जो राजस्थान में है, वो भारत की सबसे मतलब खारे पानी की झील है। सांबर झील भारत का सबसे नमकीन लवण युक्त मतलब जिसमें ज्यादा नमक होता है, वो सबसे खारे पानी की झील। सबसे ज्यादा खारा पानी किसका है? जो राजस्थान में है, सांबर झील। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 119 नंबर वाला।
119 नंबर वाला क्या कहता है? 119 नंबर वाला क्वेश्चन, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ए कहता है यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। बी, इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। सी, यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। डी, एक से अधिक। ई, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक, क्योंकि इसका ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 120 नंबर वाला। 120 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है? शिव समुद्रम किस पर है? ये जलप्रपात मतलब झरना है। इसका ऑप्शन है कावेरी नदी, बी है कृष्णा नदी, सी महानदी, डी इसमें से एक से अधिक और ई इसमें से कोई नहीं। 120 वाले का आंसर बोलिए। इसका आंसर होगा ए, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है? कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। कावेरी नदी पर ही होगेनकल जलप्रपात है। कावेरी नदी पर और कौन जलप्रपात है? होगेनकल जलप्रपात। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडंगू जिले में मैसूर पठार के दक्षिण भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कावेरी नदी कहां से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 121 नंबर वाला। 121 नंबर वाला क्वेश्चन, 121 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोरियोलिस बल किसको कहता है? ये भी जानेंगे हम लोग। इसका ऑप्शन है ए, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। बी है यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित के लिए जिम्मेदार है, विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। सी, इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव के में परिवर्तन के कारण होता है। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ई, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 121 का आंसर डी होगा, एक से अधिक, क्योंकि इसका ए भी सही है, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। बी भी सही है, इसके यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है, ये सही है। सी भी सही है, इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान दाब में परिवर्तन के कारण होता है। इसका एक बार देख लेते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये घूम रहा है, ये विषुवत रेखा, ये घूम रहा है, घूमने से कोरियोलिस बल बनता है। तो इसके दाईं मतलब इसके दक्षिण में ये एस आकार का बनता है। अपने उत्तर में वो दाईं ओर घूरता है और अपने दक्षिण में वो बाईं ओर घूरता है। इसको याद रखिए कोरियोलिस बल में, ये ट्रिक है, इससे भूलिएगा नहीं कभी कि दाईं ओर कौन घूरता है, बाईं ओर कौन घूमता है, बाईं ओर उत्तर में घूरता है कि दाईं ओर दक्षिण में घूरता है। ये क्लियर हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं इसका। अगला क्वेश्चन 122 नंबर वाला देखते हैं। 122 नंबर वाला क्या कहता है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में स्थित है? ए, आसाम, बी, मेघालय, सी, केरला, एक से अधिक, ई, उसमें इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मेघालय। मेघालय में चेरापूंजी भी था जो पहले सबसे ज्यादा वर्षा वाला था, अब हो गया है मानसीराम, वो भी मेघालय में ही है। ये मेघालय की किस जगह है? ये मेघालय में खासी पहाड़ी के ऊपर है। मानसीराम जगह जो है मेघालय में खासी पहाड़ी पर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 123 वाला। 123 वाला क्वेश्चन, 123 वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? ए कहता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, बी उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ी वाला वन, सी उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। 123 का आंसर क्या होगा? 123 का आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय कांटे वाली झाड़ियां। कांटे वाली झाड़ी क्यों होती है? क्योंकि जहाँ पे कम पानी बरसता है वहां पे कांटा बन जाता है, क्योंकि वो पत्ता रहेगा तो उससे ज्यादा पानी वाष्पित होगा, वो अपना पानी को बचाने के लिए कांटे में बदल जाता है, वो पत्ती ही होता है कांटा। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, 124 नंबर वाला। 124 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है?
भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? ये कहता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन, सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। 124 का आंसर कितना होगा? 124 का आंसर होगा ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चंदन कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन पाया जाता है। यहाँ के प्रमुख पेड़ सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, साल, खैर, त्रिफला, चंदन है। इस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कैसा कैसा पेड़ पाया जाता है? ये सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, साल, खैर, त्रिफला और चंदन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर वाला। 125 नंबर वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? सदाबहार वन, सदाबहार वन, सदाबहार वन पहले किसको कहता है ये जान लेते हैं। सदाबहार वन में जैसे पतझड़ के मौसम में पत्ती गिरता है ना, वो सदाबहार वन में पत्ती नहीं गिरता, वो सालों भर हरा भरा रहता है, उसी को सदाबहार वन कहते हैं। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ए, यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित होता है। बी, पेड़ सदाबहार घने उच्च और स्तरीकृत होता है। सी, सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराती है। डी, एक से अधिक है, इसमें से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? 125 वाले का डी, क्योंकि यह ए वाला भी सही है। ए 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान, वहां उच्च तापमान भी होता है और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित होता है, वहां वर्षा भी 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। बी वाला, पेड़ सदाबहार घने उच्च और स्तरीकृत होते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराती है, ये गलत है। दोनों सही है, ए भी सही है, इसलिए डी इसका आंसर होगा, एक से अधिक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। वार्षिक, एक वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस वन के मुख्य क्षेत्र सह्याद्री पश्चिम घाट में, सह्याद्री बोला जाता है पश्चिम घाट को, जैसे ये भारत है इस तरफ जो लगा हुआ है इसको पश्चिम घाट बोला जाता है, इसको सह्याद्री भी बोला जाता है। यहाँ शिलोंग पठार, अंडमान, शिलोंग पठार पर, शिलोंग पठार इधर, और अंडमान निकोबार इधर है आइलैंड, और निकोबार द्वीप में, निकोबार द्वीप इसे यहाँ निकोबार द्वीप पर लक्षद्वीप इधर है आइलैंड, इस पर भी सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन कहाँ कहाँ पाया जाता है? पश्चिम घाट में, शिलोंग में, अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप में। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में, उत्तरी सह्याद्री मतलब यहाँ उत्तरी सह्याद्री में क्या बोला जाता है सदाबहार वन को? वहां का लोकल लोग, स्थानीय लोग बोलता है वहां की सदाबहार वन को 16। उत्तरी सह्याद्री में क्या बोला जाता है सदाबहार वन को? 16 वन। रबड़ और सिंकोना दक्षिण सह्याद्री और अंडमान निकोबार में मिलते हैं। ये सदाबहार वन में रबड़ मिलता है और सिंकोना मिलता है, ये सदाबहार वन में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 वाला। 126 वाला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? कौन कौन मान्यता प्राप्त है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर? ये कहता है नीलगिरी, बी सुंदरवन, सी मन्नार की खाड़ी, डी एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 126 का ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से है देखिए नीलगिरी जो है वो 2000 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। नीलगिरी कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 2000 ईस्वी में। और अभी कितना चल रहा है? 2025, मतलब आज से 25 साल पहले नीलगिरी को यूनेस्को में शामिल किया गया था। और ये नीलगिरी कहाँ कहाँ फैला हुआ है? ये पहाड़ी नीलगिरी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कौन से राज्य में? ये केरला में भी है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु, ये तीनों क्षेत्र में फैला हुआ है। और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, ये इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था 2001 में। और सुंदरवन को भी 2001 में, मन्नार की खाड़ी को भी 2001 में, और सुंदरवन को भी 2001 में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127 वाला। 127 वाला क्वेश्चन, 127 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? ये पर्यावरण संरक्षण के
अत्यावश्यक समस्याएं बी, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, सी, विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, ई, इसमें से कोई नहीं। 127 का आंसर क्या होगा? 127 का आंसर होगा डी, एक से अधिक। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, इसको पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। रियो डी जेनेरियो में हुआ था ये, ब्राजील में, 1992 में। इसमें क्या क्या लक्ष्य था? इसका लक्ष्य था एक विकासशील देशों के संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी निवारण था विकासशील देशों के लिए, एवं जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य बनाने पर बल दिया गया था। गरीबी निवारण था और जनसंख्या नियंत्रण को अनिवार्य बनाने पर बल दिया गया था। दूसरा था सबको भोजन, स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा का उपबंध करना। तीसरा था पूंजी हस्तांतरण को उदार बनाने पर बल देना। चौथा जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकट ग्रस्त जीवों को संरक्षण पर बल देना। पांचवा था ताप नियंत्रण, वन्य संरक्षण, जैव विविधता एवं सतत विकास संबंधित था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। पहला हुआ था 1992 में और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। जहां कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। और प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 128 नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ए कहता है मिट्टी, बी हवा, सी कृषि, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि नहीं बोलना है। यहाँ क्या कह रहा? नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? जबकि मिट्टी भी नवीकरणीय संसाधन है, कृषि भी नवीकरणीय संसाधन है, भी हवा भी नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन उसको कहा जाता है जो कभी खत्म ना हो, ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता है। जो खत्म हो जाए उसको अनवीकरणीय कहा जाता है हिंदी में। वह संसाधन जो लगातार उपयोग के बाद भी कभी समाप्त नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन। उसमें क्या क्या आता है? सूर्य है, हवा है, जल है, मिट्टी है, ज्वारीय ऊर्जा समुद्र लहर होता है, उससे भी बनाया जाता है बिजली, जैसे पवन ऊर्जा, नदी के झरना के पास भी पवन ऊर्जा से बनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 129 नंबर वाला। 129 नंबर वाला क्या कहता है? 129 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? ए बीज बचाओ आंदोलन, बी नवदान आंदोलन, सी चिपको आंदोलन, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 129 वाला 129 वाला होगा चिपको आंदोलन, सी। चिपको आंदोलन के प्रणेता को थे जो इसको लीड किया था। पहले चिपको आंदोलन हुआ कब था? ये 1973 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। 1973 में उत्तर प्रदेश था, उस समय उत्तराखंड बना नहीं था। अब ये उत्तराखंड में चला गया है, चमोली जिला में। जब अभी चमोली जिला उत्तराखंड में, वहीं हुआ था ये आंदोलन। इसमें कौन कौन थे? इसमें थे सुंदरलाल बहुगुणा, एक गोविंद सिंह रावत, दो चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी थे चिपको आंदोलन के ये प्रणेता थे। कौन थे? ये आता है हमेशा, इसलिए इसको याद कर लेना। चिपको आंदोलन में कौन कौन थे? चिपको आंदोलन में कौन कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे, गोविंद सिंह रावत थे, चंडी प्रसाद भट्ट थे, गौरा देवी थे। कैसे हुआ? चार लोग हुआ। इसमें 4 लोग थे चिपको आंदोलन में, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत और सुंदरलाल बहुगुणा। और बीज बचाओ आंदोलन के, ये वाला जो ऑप्शन में कहा गया है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता थे जड़धारी, बीज से जड़ होता है बीज, और इसका जो इसको लीड किया था प्रणेता जो इसके थे, उसका नाम भी जड़धारी है। ये आसान है याद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 130 नंबर वाला। 130 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 130 नंबर वाला, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये बोलना है। ए वाला क्या कहता है? इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्र में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। बी यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है। सी वाला क्या कहता है? जलाशयों का निर्माण, जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ये इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 130 का 130 का आंसर होगा सी।
जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जल कृषि के विकास के लिए किया जाता है। जलाशयों का निर्माण किस लिए किया जाता है? भंडारण के लिए, कृषि के लिए। ये सही नहीं है और ए भी सही है, और इसमें जो सही नहीं है वही इसका आंसर होगा, तो ये सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, पर्यटन, नहर परियोजना, वन एवं मृदा संरक्षण के लिए होता है बहुउद्देश्य परियोजना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर बहुउद्देश्य परियोजना को कौन कहा है? प्रधानमंत्री नेहरू ने। दामोदर बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, ये भारत का पहला परियोजना था। दामोदर दामोदर बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, ये भारत का पहला बहुउद्देश्य घाटी परियोजना है। ये कब बना था? 1948 में। किसके देख के बना था? किससे मोटिवेशन लिया गया था? तो अमेरिका की टेनेसी नदी को देखकर ये उसी के आधार पर बनाया गया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना सब भारत की पहली परियोजना 1948 में। भारत आजाद हुआ 1947 में, एक साल के बाद ही दामोदर बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना स्टार्ट हो गया था। इस परियोजना का संचालन हेतु दामोदर घाटी निगम की स्थापना भी किया गया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? 1948 में। ये भारत का पहला परियोजना है, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। दामोदर बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना भारत का पहला और 1948 में हुआ था। और नेहरू जी ने क्या बोला था बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना को? भारत का आधुनिक मंदिर। क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 131 नंबर वाला। 131 नंबर वाला क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बना? ए कहता है मेघालय, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी तमिलनाडु। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु आंसर होगा। इस परियोजना को लागू करने के बाद, अनिवार्य करने के बाद चेन्नई में जल स्तर में 50% का इजाफा हो गया था। इसको पूरे भारत में लागू कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर वाला। 132 नंबर वाला क्या कहा जाता है? 132 में क्या कहते हैं? गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? ये कहता है मतलब नर्मदा नदी पर बना बांध, सरदार सरोवर बांध से कौन कौन राज्य फायदा उठाता है? ये इसका आंसर होगा, जो फायदा उठाता है। ये कहता है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। बी में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। सी कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। डी उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ये चारों राज्य सरदार सरोवर बांध से फायदा उठाते हैं। इसका लाभ इन चारों को होता है। सरदार और नदी पर निर्मित 30 बांधों पर सबसे बड़ी बांध है सरदार सरोवर। जो बांध है ये महेश्वर नर्मदा नदी पर निर्मित, नर्मदा नदी पर 30 बांध है, इसमें से 2 सबसे बड़ी बांध है। 30 बांधों पर सबसे बड़ी बांध है ये सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 133 नंबर वाला। अगला 133 नंबर वाला क्वेश्चन 133 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? वेबर। ये कहता है वेबर। बी पामाडाम्बू, सी मिल्पा, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी 133 का डी एक से अधिक। एक से अधिक होगा इसका आंसर, क्योंकि झूम कृषि के मिल्पा झूम कृषि का ही नाम। झूम कृषि के को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। झूम कृषि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। और इसे काटो जलाओ कृषि भी कहा जाता है, और बुश फेलो कृषि भी झूम कृषि को ही कहा जाता है। और झूम कृषि को राजस्थान में क्या कहा जाता है? झूम कृषि को राजस्थान में झूम कृषि कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में वेबर कहा जाता है। झूम कृषि को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? वेबर। याद है। छत्तीसगढ़ में कहा जाता है दीपा। झूम कृषि को छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है। उड़ीसा में पामा डाम्बू कहा जाता है झूम कृषि को।
मध्य प्रदेश में पोड्डू में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पोड्डू कहा जाता है। और राजस्थान में बत्रा, केरल में कुमारी, केरल में कुमारी। झूम कृषि को केरल में क्या कहा जाता है? कुमारी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर वाला। 134 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? झूम खेती के, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? ए कहता मिल्पा मध्य अमेरिका, बी कोनुको मैक्सिको, सी लंदन मध्य मध्य अफ्रीका लदान, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए मिल्पा मध्य अमेरिका। झूम कृषि को, ये ऊपर वाला जो 133 नंबर वाला था वो देश का था, और ये 134 नंबर में विदेश में झूम कृषि को क्या कहा जाता है वो है। तो मध्य अमेरिका में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा। और कहाँ कहाँ क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। मैक्सिको में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? कोबुल कोमिले, कोबुल या कोमिले। और मैक्सिको या मध्य अमेरिका, मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहा जाता है झूम कृषि को? मिल्पा। ये मिल्पा मध्य अमेरिका, मध्य मैक्सिको और अमेरिका में, मैक्सिको और अमेरिका, मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में दोनों में क्या कहा जाता है? मिल्पा झूम कृषि को। जावा और मलेशिया में क्या कहा जाता है? जावा एवं मलेशिया में झूम कृषि को कहा जाता है लिदांग। लिदांग कहाँ कहा जाता है झूम कृषि को? जावा और मलेशिया में। अब वेनेजुएला में झूम कृषि को कहा जाता है कोनुको। कोनुको कहाँ कहा जाता है? वेनेजुएला में। यहाँ मैक्सिको दिया हुआ है। वेनेजुएला में झूम कृषि को कहा जाता है कोनिको, वेनेजुएला में। और ब्राजील में रोका, ब्राजील में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? रोका। श्रीलंका में चिन्ना, श्रीलंका में झूम कृषि को चिन्ना, श्रीलंका में झूम कृषि को चिन्ना। ब्राजील में रोका, वेनेजुएला में कोनुको, जावा और मलेशिया में लिदांग, मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में मिल्पा। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा। मैक्सिको में कोमिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं 135 नंबर वाला। 135 नंबर वाला क्वेश्चन, 135 नंबर वाला क्वेश्चन, 135 नंबर वाला क्या कहता है? भारत में आरंभ अरेबिक कॉफी, भारत में आरंभ अरेबिक कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? एक कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी, बी बाबा बुदान पहाड़ी, सी कैमूर पहाड़ी, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी बाबा बुदान की पहाड़ी। बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। वहीं पहली बार अरेबिका कॉफी की खेती की गई थी। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती बाबा बुदान पहाड़ी पर की गई थी। भारत में दो प्रकार की कौवा कॉफी को ही कहा जाता है कृषि होती है। भारत में दो प्रकार का कॉफी उगाया जाता है, एक अरेबिका कॉफी, दूसरा रोबस्टा कॉफी। क्या है? अरेबिका और रोबस्टा। कॉफी का जन्म स्थान कहाँ है? कॉफी का जन्म स्थान इंडोनेशिया और यमन है। भारत में बोला जाता है ऐसा कि यमन से ही लाया गया था कॉफी 17वीं शताब्दी में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 136 वाला। 136 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी है? गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। गैर धात्विक श्रेणी से कौन संबंधित है ये बताना है। एक क्या कहता है? लोहा, अयस्क, तांबा, चांदी, ये सब धात्विक है। सी डी वाला अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, गैर धात्विक बोल रहा है। और सी है निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनियम, ये भी धात्विक है। गैर धात्विक कौन है? ये वाला बी, आंसर बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर वाला। 137 क्वेश्चन, 137 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादन है? भारत में पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है ये बताना है। इसका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी बिहार, सी झारखंड, डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। पायराइट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? 95 पायराइट, 95% पायराइट बिहार में होता है। भारत में सबसे ज्यादा पायराइट बिहार में होता है, 95% से ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर वाला। 138 नंबर वाला क्या कहता है? भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक, बहुत जगह है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर वाला।
139 नंबर वाला क्वेश्चन, 139 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बोला गया है। सही नहीं है कौन है? लौह इस्पात के संबंध में। ए इसमें बुनियादी उद्योग कहा जाता है, ए इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, बी प्रकाश उद्योग कहा जाता है, इसी यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्र में स्थित है, डी एक से अधिक, ई उसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। इसमें नहीं कौन है? नहीं बताना है, तो ये बी वाला नहीं होगा। इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, ये सही है। इसे कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है। फिर सही जो नहीं है वो बताना था, इसका बी है आंसर। अब अगला क्वेश्चन 140 नंबर वाला देखते हैं। 140 नंबर वाला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन सा चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारा से जुड़ा हुआ है? भारत में निम्नलिखित में कौन सा चरम स्थान पूर्व और पश्चिम, पूरब और पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट से जुड़ा कौन है? एक कहता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर और चेन्नई तमिलनाडु, ये तो उत्तर पूरा उत्तर दक्षिण हो गया। बी सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात, हाँ ये बी वाला आंसर होगा, क्योंकि ये असम है पूर्व में और पोरबंदर गुजरात ये है पश्चिम में। तो वेस्ट से ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट कुछ भी बोलिए। सी डी पूरा अरुणाचल प्रदेश और पोरबंदर गुजरात, ये वाला नहीं है। डी एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं, आंसर इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141 नंबर वाला। 141 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 141 नंबर वाला क्वेश्चन, मिसमी बरेल और लुसाई क्या है? मिसमी बरेल लुसाई क्या है? मिसमी बरेल और लुसाई क्या है ये बताना है। ए कहता है पहाड़ी है, बी जनजातियां हैं, सी नदी और पहाड़ी है, ई एक से अधिक, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। ये पहाड़ी है। मिसमी बरेल लुसाई ये पहाड़ी है, इसका आंसर ए होगा। दक्षिण एवं मिजोरम, दक्षिण पूर्वी मिजोरम में, दक्षिण पूर्वी मिजोरम स्थित मिजो हिल्स को ही लुसाई लुसाई हिल्स कहा जाता है। मिजो हिल्स को भी, मिजो हिल्स मिजोरम में है, उसको लुसाई हिल्स भी कहा जाता है। बरैल, बरैल पर्वतमाला पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। बरैल पर्वतमाला कहाँ स्थित है? पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, ये नागालैंड में है। मणिपुर, नागालैंड मणिपुर से पूर्व तथा असम में, मेघालय और पश्चिम में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 142 नंबर वाला। 142 नंबर वाला क्या कहता है? भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। ए धारवाड़ क्रम की चट्टानें, बी कोडप्पा क्रम की चट्टानें, सी विंध्य क्रम की चट्टानें एक से अधिक, और ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ई इसमें से कोई नहीं। सब पुरानी चट्टान, नया चट्टान कोई नहीं, और नहीं बताना था, तो इसका आंसर ये होगा। भारत में प्राचीनतम चट्टानें आर्कियन युग का है। भारत में जो सबसे प्राचीन चट्टान है वो कब का है? आर्कियन युग का। भारत का नवीनतम चट्टान गोंडवाना चट्टान है। भारत में जो नवीनतम चट्टान मतलब न्यू चट्टान जो है वो गोंडवाना क्रम का चट्टान है। भारत में पाए जाने वाले चट्टानों का क्रम इस प्रकार है: सबसे पुराने आर्कियन चट्टान, फिर दूसरे पे है धारवाड़ चट्टान, तीसरे पे है कुडप्पा चट्टान, फिर चौथे पे विंध्य चट्टान। अब सबसे नया जो चट्टान है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसमें कोयला पाया जाता है। तो सबसे पहले कौन है? सबसे पुराना कौन चट्टान है? आर्कियन युग का चट्टान। दूसरे पे धारवाड़ आता है, तीसरे पे कुडप्पा, चौथे पे विंध्य, सबसे नया गोंडवाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 143 वाला। 143 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है। असम हिमालय में हिम रेखा, हिम रेखा की ऊंचाई है। ए कहता है 4,300 मीटर, बी 4,400 मीटर, सी 4,500 मीटर, डी से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। 143 का आंसर बी 4,400 मीटर। असम हिमालय की हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? 4,400 मीटर। ये क्वेश्चन है दमदार। नेपाल हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा की ऊंचाई 4,500 है। नेपाल हिमालय क्षेत्र में कितना हिम रेखा की ऊंचाई? 4,500 मीटर। हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है 6,600 मीटर। हिमालय, कश्मीर हिमालय में सबसे ऊंचाई वाला जो सबसे उत्तर में है कश्मीर हिमालय, उसकी हिम रेखा की ऊंचाई है 6,000 मीटर। हिम रेखा की ऊंचाई भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा में कितनी है हिम रेखा की ऊंचाई? 4,550 मीटर।
मतलब 4550 मीटर से 4460 मीटर तक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर वाला। 144 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर है, आंसर ने पहले ऑप्शन देखते हैं, नीलगिरी तमिलनाडु, बी सह्याद्री महाराष्ट्र, सी नंदी पहाड़ी कर्नाटक, नंदी पहाड़ी कर्नाटक, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। एक नंदा देवी पहाड़ी है, वो उत्तराखंड में उत्तर में, और एक नंदी पहाड़ी है साउथ में। नंदी पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। इसका आंसर भी यही है। पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। नंदा और नंदी में कंफ्यूजन होगा, इसलिए नंदी स्त्रीलिंग वाला है, ये साउथ में है नीचे, और नंदा देवी ऊपर उत्तराखंड की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 145 नंबर वाला। 145 नंबर वाला क्वेश्चन, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री से ग्रे से समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। ए कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में, बी कर्क रेखा के समांतर किंतु उत्तर में, सी विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश के उत्तर में, डी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा 145 का? 145 का आंसर होगा ए। 145 का आंसर ए, कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। न्यूनतम और अधिकतम तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है। न्यूनतम और अधिकतर के बीच के जो तापांतर का अंतर होता है उसको वार्षिक तापांतर कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से। जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, और भारत यहाँ है। भारत यहाँ उत्तर में, भारत की कहाँ है? विषुवत रेखा के उत्तर में, मतलब नॉर्थ में। और ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य से गुजरता है। कौन कौन राज्य है देखते हैं, फिर से देखते हैं। ये समझ लीजिए पृथ्वी है, और ये विषुवत रेखा, यहाँ कर्क रेखा, और यहाँ मकर रेखा। तो भारत यहाँ है, तो ये जो रेखा गुजर रही है, ये वाली, ये भारत के 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन है? एक है मध्य प्रदेश, न पहले राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान है, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे जो भारत का 2 राज्य है पूर्वोत्तर का, वो है त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर का क्या राज्य है? 2, त्रिपुरा और मिजोरम, वो 2 हो गया। एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये हो गया। तो पूरा 8 राज्य हो गया, और एक गुजरात भी है। गुजरात तो सबसे शुरू में, सबसे पश्चिम वही है, पहले गुजरात ही होगा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 146 नंबर वाला। 146 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? पश्चिम हिमालय से उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। पश्चिम हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति की विस्तार की उच्चतम सीमा, पश्चिम हिमालय में कितना है उच्चतम सीमा? जैसे ये हिमालय मान लिया जाए, तो इसकी उच्चतम सीमा कहाँ तक मतलब पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वनस्पति कहाँ तक पाया जाता है, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा 146 का सी। 146 का सी क्या होगा? औसत सागर तल से 1524 मीटर, 1524 मीटर तक उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनस्पति वन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 147 नंबर वाला। 147 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों के वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वन को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। इसका आंसर होगा डी। 147 का आंसर डी होगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक, 150 से 200 सेंटीमीटर से अधिक, 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, इसमें से एक से अधिक आंसर है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 148 नंबर वाला। 148 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। ज्वारीय वन, ज्वारीय वन
ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, समुद्र में पानी आता है जाता है 6-6 घंटे तक, उसी को ज्वार कहते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कौन क्षेत्र में, वही बताना है, वही आंसर होगा। ए कहता है पश्चिम बंगाल गुजरात, बी पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। 148 का आंसर ए होगा, पश्चिम बंगाल और गुजरात। कौन आंसर होगा, ए, पश्चिम बंगाल और गुजरात में सबसे ज्यादा ज्वारी वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 149 नंबर वाला, 149 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। महाभारत श्रृंखला, महाभारत श्रेणी बोला जाता है, यहाँ लेख लिखा हुआ है इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा। ए कहता है भारत में, ए कहता है भारत में, बी नेपाल में, सी भूटान में, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए, भारत में। महाभारत लेख, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है भारत में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2001 के अनुसार, 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव वन 4992 किलोमीटर है, 4992 किलोमीटर, मतलब 4992 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम हिमालय भूटान तक विस्तृत है। नहीं, इसका आंसर गलत हो गया है। 149 का आंसर होगा बी वाला, नेपाल में। इसका आंसर होगा नेपाल में। महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है नेपाल में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 150 वाला, ये आखिरी क्वेश्चन है। एएलसी ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर आधार तत्व के रूप में लिया है। एएलसी ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है, किसको लिया है, ए भूगर्भ संरचना को, डी भौतिक आकृति को, सी अवस्थिति को, सी एक से अधिक, ई इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा डी, एक से अधिक, क्योंकि ये लिया है हिमालय पर्वत क्षेत्र को, गंगा मैदान को, प्रायद्वीपीय भारत उत्तरी खंड को, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिणी खंड को, तटीय मैदान को और भारतीय द्वीप को। ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरा ज्योग्राफी का। क्या क्या हो गया, हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन हो चुका है, 6 to 8 वाले का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 to 8 में जो 2023 में आया था, TRE2 बीपीएससी TR2 में, वो हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया, और आज ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग कोशिश किए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर कुछ एक्सप्लेनेशन में गलती हो गया हो तो उसको कमेंट करके बताइए, और कुछ और भी जोड़ना हो तो वो भी कमेंट करके बताइए, या एक्सप्लेनेशन कम करना है तो वो भी करिए। वैसे एक्सप्लेनेशन कम होगा नहीं, क्योंकि उससे फायदा होगा नहीं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे हमको सिर्फ देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह आगे पूछ सकता है, कैसा ट्रेंड चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें यही पता चलता है। पीवाई को इसलिए करना चाहिए, इससे टॉपिक भी पता चलता है कि कौन कौन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन कौन टॉपिक पर ध्यान नहीं भी दे तो चलेगा। लेकिन अभी टाइम है, सब टॉपिक पर ध्यान देना है। अभी तो एग्जाम का डेट भी नहीं आया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज है, ये तो अभी रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट से चल रहा है। फिर बिहार में जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ है, चाहे वो बीपीएससी मेन बीपीएससी में हुआ हो, या बीपीएससी टीआरई वाला तो चल ही रहा है, या फिर बिहार दरोगा में हुआ हो, या बिहार एसएससी में हुआ हो, या बिहार पुलिस में हुआ हो, किसी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सब हम लोग करेंगे। 10,000 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कम से कम करके जाएंगे, और वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन कवर होता है। हम लोग 40 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसमें से 40 क्वेश्चन 100 से तो ऊपर ही कवर हुआ होगा क्वेश्चन, क्योंकि जो क्वेश्चन आ चुका है वो फिर बाद में आने का चांस रहता है, लेकिन वो घुमा के आता है। कभी वो क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाता है, कभी ऑप्शन क्वेश्चन में चला जाता है। टॉपिक सेम रहता है, टॉपिक क्लियर करना है तो कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले उसको आराम से हल कर ले जाएंगे। इसलिए हम लोग को टॉपिक भी कवर करना है। इसमें कितना टॉपिक कवर हुआ, अगर इस सीरीज का सही फायदा उठाना है तो सबका टॉपिक देख लीजिए। जैसे पर्वत आया तो पर्वत टॉपिक का कौन कौन पर्वत कहाँ कहाँ है वो आप देख सकते हैं। नदी आया, नदी टॉपिक को कंप्लीट कर लिए। पवन आया, मानसून आया, वो सब टॉपिक कंप्लीट कर लिए। वैसे भी हिस्ट्री और वैसे ही पॉलिटी में करना है। वैसे हम लोग टॉपिक भी कवर करेंगे, एनसीईआरटी सीरीज भी स्टार्ट करेंगे।
एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन करेंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है पहले ये पता चल जाए, तब उसी लिहाज से पढ़ा जाएगा। अब हम लोग अगले सीरीज में मिलेंगे।